के लिए आइन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना करनी पड़े। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए जा रहे हैं। मरियम नवाज को बिगड़ी शहजादी करार दे दिया। आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान से मुलाकात में कहा, दीगर जमातों के साथ मिलकर सोचेंगे, अगर अदम एतमाद पाते हैं तो अवाम को क्या फायदा होगा। बिलावल भुट्टो ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी एहलकार के सीनियर सहाफ़ी अकरम बलोच पर तशद्दुद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो की मौजूदगी में सीनियर सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पीटीएम और मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले शर्मनाक हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्विटर पर बयान में कहा कि पीटीएम और मरियम नवाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए जा रहे हैं। मरियम नवाज नून लीग की बिगड़ी शहजादी हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों का वाहिद मकसद इंतखाबात से फरार है, इसके लिए आइन की खिलाफ वर्जी ही क्यों ना इनको करनी पड़े। पीडीएम के सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाने से वफाक को नुकसान पहुंचेगा। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नाफिज हो जाए। इमरान खान का मजीद कहना था कि पीडीएम के रहनुमाओं ने हमें चैलेंज किया था कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो केपी और पंजाब असम्बलियां तोड़ कर दिखाओ। इनको ये पता है कि इलेक्शन जीत नहीं सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम कर रहे हैं और आइन के खिलाफ वर्जी पर तैयार हैं ताकि इलेक्शन ना कराए जा सके। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इमरान खान से कहा कि मर्द बनो और कानून का सामना करो। इमरान खान के ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। आपकी चीखें गलत नहीं, क्योंकि आप अपने गॉड फादर फैज और उनके बाकियात की मदद से साजिशों के बादशाह हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आप फैज और उनकी बाकियात की साजिशों पर फलते फूलते और जिंदा रहते हैं। अब आप देखेंगे कि बिगड़ी हुई शहजादी आपको कैसे मात देती है। आप जैसे प्यादे गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि चोर डाकू का बयानिया अब फट चुका है, बल्कि तुम और तुम्हारी बीवी तो शाखाना केस में चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि तुम अदालतों से बचते फिर रहे हो और इल्तवा की भीख मांग रहे हो, जो तुम्हारे मुजरिम होने का वाज़ेह सबूत है। टांग का प्लस्तर अब तुम्हें मजीद नहीं बचाएगा। मर्द बनो और कानून का सामना करो।
मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल भरो तहरीक को गैर अहम करार दे दिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की लंदन में मुलाकात हुई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने इमरान खान की तहरीक को गैर अहम करार देते हुए कहा कि जेल भरो तहरीक में कोई बात हो तो करें। इसके अलावा राजा फारूक हैदर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि दीगर जमातों के साथ मिलकर सोचेंगे कि अगर अदम एतमाद लाते हैं तो आवाम को क्या फायदा होगा। वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नाम लिए बगैर इमरान खान पर खूब वार किए। सिंध असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन की नादरा के जरिए डायनामिक रजिस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं वो सियासत में महंगाई ख़त्म करने नहीं आए थे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जान लेते हैं। मुल्क के अवाम को, मुल्क के गरीब तरीन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। और इस पूरा प्रोपेगेंडा के माहौल में सदर जरदारी हर हफ्ता अपना प्रेसिडेंट हाउस में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वीकली मीटिंग्स करवाता था और एक साल के अंदर ही अंदर मुल्क भर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा गरीब तरीन औरतों को पहुंचा। हम पे तनकीद हुआ कि इससे करप्शन होगा, तो तारिक मलिक साहब आज भी यहां मौजूद हैं, उन दिनों में भी शायद वो नादरा में था। बहुत से एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल दुनिया जो है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल इदारे के साथ मिलके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ पाकिस्तान का शफाफ तरीन प्रोग्राम बनाया, ट्रांसपेरेंट तरीन प्रोग्राम बनाया, जो पूरी दुनिया आलमी इदारे जैसे यूनाइटेड नेशंस से लेके वर्ल्ड बैंक है, वो मानते हैं कि ये शफाफ तरीन इदारा है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम फ्लड्स के दौरान दुनिया भर से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुतासरीन के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो पाकिस्तान का किसी इदारा में से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा पे सबसे ज्यादा एतमाद था दुनिया का। वो सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को मदद करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान का शफाफ तरीन, ट्रांसपेरेंट तरीन, इस प्रोग्राम का मकसद ये है, सोच ये है कि पाकिस्तान की जो कमजोर तरीन तबका है, जो पाकिस्तान के औरतें हैं, जो पाकिस्तान के पासमानदे इलाकों से ताल्लुक रखने वाले औरतें हैं, जिनका अपना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, अगर हम हर महीना उनको सिर्फ 1000 रुपया पहुंचा सकते हैं तो हम उनका जिंदगी में तो इनकलाब लेकर आ सकते हैं, मगर हम पूरा पाकिस्तान में साथ साथ इनकलाब लेकर आ सकते हैं। पूरी दुनिया में दो किस्म के सियासी जमातें हैं, दो मुआशी पॉलिसीज का मुकाबला होता है। एक ये सोच रखते हैं, एक ऐसे सियासी जमातें हैं, एक ऐसा मुआशी पॉलिसी चलाने वाले हैं जो समझते हैं कि अगर आप अमीरों को और अमीर बना दें तो किसी न किसी तरीके से गरीब तक वो पैसा भी पहुंचाए। दुनिया भर में कोई ऐसी सियासी जमातें हैं जो सोचते हैं कि अमीर को और आप अमीर बनाएंगे तो फिर वो शायद ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाएगा और इसी तरीके से पूरा मईशत को फायदा होता है। मगर जो पॉपुलेशन है अमीर तबका का हर मुल्क में, वो तो थोड़े ही लोग होते हैं। वो जितना भी एम्प्लॉय करे, वो जितना भी अपने बिजनेस चलाए, वो पूरा मुल्क को तो फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और हमने ये देखा है कि अमीर आदमी के पास जितना भी पैसा होता है वो उतना ही कंजूस होते हैं।
अपना जेब में जाता है, फिर वो बैंक अकाउंट में रखते हैं और इतना पैसा उनके पास होते हैं कि वो बैंक अकाउंट्स में रखा ही जाता है, वो पैसा उनके लिए पैसा कमाते हैं, किसी को रोजगार दिलवाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये जो सियासत है, ये जो मुआशी सोच है, जो दुनिया भर में अफसोस के साथ छा गया है, ये एक फ्लॉड अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। और अगर आप वही पैसा जो आपने अमीरों को देना था आप गरीबों में बांटते, कमजोर तरीन तबकात में बांटते, वो 1000 रुपया तो अमीर आदमी का जिंदगी में तो कुछ नहीं करेगा, वो भूल ही जाएगा, लेकिन वो 1000 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी बच्चा के लिए, किसी वालदा के लिए उनका किस्मत तब्दील कर सकता। अगर वही पैसा निचली तबका के जेब में आता है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो तो उस पैसा को दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सिक्योरिटी एहलकार और सीनियर सहाफ़ी अकलम बलोच पर तशद्दुद। वज़ीर आलम सैयद मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो की मौजूदगी में सीनियर सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ी पर तशद्दुद की वजह से दौरान कॉन्फ्रेंस दीगर सहाफ़ियों ने शदीद एहतजाज और सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद सहाफ़ियों के पास जाकर बदतमीजी मुआशरत की और सहाफ़ियों के एहतजाज को ख़त्म किया। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सिक्योरिटी गार्ड ने सहाफ़ी से बदतमीजी और तशद्दुद किया, जिस पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद जाकर सहाफ़ियों से माज़रत की। और रावलपिंडी से रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वाले जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, फयाज चौहान समेत पीटीआई के 47 रहनुमाओं और कारकुनों को रातों रात पंजाब के दूर दराज जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। जेल भरो तहरीक के दौरान कमेटी चौक रावलपिंडी में रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तारी के बाद पंजाब हुकूमत ने घन चक्कर बनाकर रख दिया। जुमा को तहवील में लिए जाने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को रातों रात 10 बजे तक रावलपिंडी पुलिस कैदियों की गाड़ी में सवार करके मुख्तलिफ शाहराहों पर चक्कर लगवाती रही। बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से अहकामात मिलने पर तमाम ज़ेर हिरासत अफराद को सेंट्रल जेल अडरियाला मुंतकिल किया गया, लेकिन जेल इंतजामिया ने डीसी रावलपिंडी की जानिब से डिटेंशन ऑर्डर मौसूल न होने पर कैदियों की गाड़ी को जेल के मरकजी दरवाजे पर रोक रखा। बाद डीसी रावलपिंडी की जानिब से डिटेंट्स की 3 MPO के तहत 30 दिन तक के लिए डिटेंशन ऑर्डर मौसूल होना शुरू हुए। रात गए तक सेंट्रल जेल अडयाला के इंतजामिया ने डिटेंट्स को वसूल करके जेल के बैरक्स में मुंतकिल किया। तहम अभी पीटीआई रहनुमा और कारकुनान तमाम दिन की थकन भी दूर ना कर पाए थे कि जेल इंतजामिया ने IG जेल खाना जात पंजाब मुबशर मलिक के अहकामात के तहत इसराम को पंजाब की दूर दराज जेलों में मुंतकली का इंदिया दे डाला और सुबह पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी, फयाजुल हसन चौहान, एजाज खान जाजी को शाहपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 41 दीगर अहदेदारान और कारकुनान को हाफिजाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा जेल खाना जात के अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की दोनों जेलों में मुंतकली की तस्दीक करते हुए बताया कि मुंतकली IG जेल खाना जात के अहकामात पर अमल में लाई गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने कहा है कि मैं तो शाह महमूद कुरैशी से मिलने आया था, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर में जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देने वाले आजम सवाती और मोहम्मद अहमद मतनी का तिब्बी मुआयना किया गया। मोहम्मद अहमद मतनी को तिब्बी मुआयने के बाद सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया, जबकि सेनेटर आजम खान सवाती चेकअप के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान रवाना कर दिए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती का कहना था कि मेरा नाम तो जेल भरो तहरीक की वेटिंग लिस्ट में था और मैं तो शाह महमूद कुरैशी से मिलने आया था, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, मेरी उम्र 76 साल है, मौत की चक्की वाली कोठड़ी में रखा जा रहा है। आजम सवाती का कहना था कि अदालत से उम्मीद है कि वो इंसाफ देंगी और इंतखाबात का हुक्म देंगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों आजम सवाती ने दीगर रहनुमाओं के हमरा लाहौर से गिरफ्तारी पेश की थी, जिसकी पीटीआई के सोशल मीडिया से तस्वीर भी जारी की गई थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल बाजवा का ही हाथ था। पीटीआई वाले ये बात क्यों नहीं करते, हर बुराई उनके जिम्मे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि सरगोदा जलसे में मुझे तस्वीरों का नहीं पता और ये कोई डील का हिस्सा नहीं। जनरल बाजवा की किसी से क्या डील होनी है, जिनसे डील थी वो भी अब इनके खिलाफ सुबह शाम बातें करते हैं। मरियम नवाज ने मुतअद्दिद बार डटकर बाजवा का नाम लिया, इस वक्त भी लिया जब वो आर्मी चीफ थे। पीटीआई वाले तो आज नाम ले रहे हैं, ये पहले इनको एक्सटेंशन देने की भी तैयारी कर रहे थे। वजीर दाखिला का कहना था कि नून लीग का जो मौकिफ है, इनमें 5 साहिबान है और इनमें 2 फौज के रिटायर्ड जनरल्स बाजवा और फैज हमीद हैं, 2 अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और खोसा हैं, जबकि 5वें बेनिफिशरी इमरान खान खुद हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर यास्मीन राशिद ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलविस है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात सही नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह तहकीकात नहीं होने दे रहे। कातिलाना हमले के शवाहिद को जाया करने की कोशिश की गई। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत की नई JIT पर हमें एतराज है, इसमें वो 4 लोग शामिल हैं जिन्होंने केस को खराब किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उम्मीद है आइंदा 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है और खिलाफ वर्जी पर किसने जेल जाना है। अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा न करे। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला, दिफा और मरियम नवाज अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी कह रही है मुल्क दाखिली अदम एहतकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। फुल बेंच का मुतालबा करते हैं, लेकिन 2 जजेस पर एतराजात भी उठाते हैं। जाहिर शाह को नैब का कायम मुकाम चेयरमैन तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिर शाह को कौमी एहतसाब एक्ट 1999 के सेक्शन 6B के तहत चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया। जाहिर शाह का तकर्रुर नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जाहिर शाह की तैनाती 22 फरवरी से की गई है। जाहिर शाह इससे पहले नैब में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। आफ्ताब सुल्तान के मुस्ताफी होने के बाद से जाहिर शाही इदारे के मामला संभाले हुए हैं। वो 10 बरस से जायद अरसे से नैब से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान ने IMF के साथ पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान से IMF के मुज़ाकरात गुज़िश्ता रात देर तक जारी रहे। IMF हुकाम पर नुक्ते का बहुत तफसीली से जायजा लिया गया। अब सिर्फ तकनीकी सतह पर ही बातचीत जारी है। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया है, जिसे 2% तक बढ़ाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय की जा रही हैं। इस हवाले से मामला तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF हुकाम को जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर भी तफसील से ब्रीफिंग दी है। अब IMF हुकाम ज़र मुबादला देने वाले ममालिक से भी बात कर रहे हैं। हुकाम ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतल्लिक सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हो रही। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजारत खजाना ने तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वजारत ने ऑडिटर जनरल को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने से मुतल्लिक कोई हुक्म जारी नहीं किया। तर्जुमान ने कहा कि ऑडिटर जनरल ने तस्दीक की कि तनख्वाह और पेंशन की अदायगी शुरू कर दी गई है, जो बर वक्त अदा की जाएगी, जबकि दीगर अदायगियां भी मामूल के मुताबिक की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। इमरान खान के वकील नईम पंजोता बैंकिंग कोर्ट की जज रखशंदा शाहीन की अदालत में पेश हुए। वकील नईम ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरान खान 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश हों।
और दूसरी जानिब FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाने के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की जमानत में तोसी करने की दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर-उल-तवा है। इमरान खान तफ्तीश के हवाले से ताउन नहीं कर रहे, इनके आर्थोपेडिक मसाइल पैदा हैं, ताहम मेडिकल रिपोर्ट केसेस हस्पताल की जमा करवा रहे हैं। इमरान खान का पिम्स या पॉलीक्लिनिक हस्पताल से तिब्बी मुआयना केमिकलाइड बोर्ड तश्कील दे दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तिब्बी मुआयना करवाने के लिए बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान की जमानत में तौसीक करने की दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा है। इमरान खान तफ्तीश के हवाले से ताउन नहीं कर रहे, उनको आर्थोपेडिक मसला है, ताहम मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा करवा रहे हैं। इमरान खान का पिम्स या पॉलीक्लिनिक अस्पताल से तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा है कि पाकिस्तानी मुआशत शदीद दबाव का शिकार है। IMF से मुआहदे के बाद मुआशत में बेहतरी का इम्कान है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर का कहना था कि अमेरिका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। अमेरिका से तिजारत को फरोग देने के लिए कारोबारी तबके को मुराद देंगे। उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के लिए USAID प्रोग्राम बहुत मुस्बत पेशरफ्त लेकर आए। बहारा कहू बाईपास मंसूबे के बड़े पिलर की शटरिंग टूट गई, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस और इमदादी टीमों की जानिब से मजदूरों को मलबे से निकाल लिया गया, जबकि ऑपरेशन भी जारी है। तर्जमान वफाकी पुलिस के मुताबिक अभी तक 3 मजदूरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने आवाम से दरखास्त की है कि बाराकोह की तरफ न जाएं और इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा करने से इज्तनाब करें। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर से आपको एक बार फिर से आगाह करें कि बाराकोह बाईपास मंसूबे के बड़े पिलर की शटरिंग टूट गई, जिसके नतीजे में एक मजदूर जाँ बहक हो गया। ज़राए के मुताबिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और इमदादी टीम्स की जानिब से मजदूरों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जमान वफाकी पुलिस के मुताबिक अभी तक 3 मजदूरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने आवाम से दरख्वास्त की है कि बाराकहू की तरफ ना जाए और इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट पैदा करने से इज्तनाब करे। नेशनल इलेक्ट्रिकल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन तौसीफ एच फारूकी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि MDI फिक्स्ड चार्जेस खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अकाउंट खसारा पर काबू पाने के लिए इनकी वसूली जरूरी है। ज्यादातर बिजली इंपोर्ट फ्यूल से पैदा की जा रही है, लोगों को इसका बोझ उठाना होगा। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी का कहना था कि मुल्क में 65% बिजली इम्पोर्ट शुदा फ्यूल से बनाई जा रही है और फ्यूल खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर्स बहुत कम है। सालाना 23 अरब डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज सीजनल बिजनेस नहीं है। सीजनल बिजनेस कनेक्शन मुनक़ता और दोबारा लगवाए जा सकते हैं। चेयरमैन नेपरा का मजीद कहना था कि हम इस वक्त 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। पावर सेक्टर को मुनाफा बख्श अदारा बनाना हमारा काम है। हम नेट मीटरिंग का रेट कम नहीं कर रहे, हम सस्ती तवानाई की तरफ जा रहे हैं। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर का कहना था, हुकूमत IMF के कहने पर सनती सेक्टर से सब्सिडी खत्म कर रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी हो रही है। नेपरा को चाहिए कि पब्लिक हेयरिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया करे। सीजनल बिजनेस के हवाले से कनेक्शन और रिकनेक्शन का नोटिफिकेशन भी नेपरा जारी करे। उनका कहना था कि गर्दिशी कर्जों के हवाले से सनती सेक्टर पर कोई बोझ नहीं डाला गया। गर्दिशी कर्जों की जिम्मेदारी सनती सेक्टर पर आयद नहीं होती। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा को यादगिरी शील्ड्स पेश की गयी, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दीगर ओहदेदारों ने भी इस मौके पर खिताब किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि DPO जंग मलिक तारिक महबूब ने शोरकोट सर्कल में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई और शहरियों की शिकायत सुनी। उनका कहना था कि शहरियों के मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। खुली कचहरी में DSP शोरकोट मोहम्मद हयात सरगाना, SHOs भी मौजूद थे। DPO जंग मलिक तारिक महबूब का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जैसे अर्ज की है कि यहाँ पे खुली कचहरी का जो इनेकाद है वो मच अवेटेड था और ये ज़रूरी था, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली की बजाय मैं कोशिश करूँगा 4 दिनों बाद आपके पास हाजिर हुआ करूँगा। बहुत लोगों ने शिकायत की हैं और कोशिश करेंगे कि अगली खुली कचहरी तक उन शिकायत का हम अजाला कर चुके होंगे। इसका प्रॉपर मैं फॉलो अप लूँगा जी। जो टाइम टेबल हमने दिया हुआ है उसके अंदर रह के हम टाइम लाइन के अंदर आप लोगों के मसाइल का हल करेंगे। चोरी के जो मामलात हैं, गश्त का इजाफा करवा रहे हैं, मोटरसाइकिलें मैं इनको भी आज कोशिश करूंगा ये दोनों ठीक हो जाएंगी। खराब है, नफरी इनकी इस वीक में आपको लगी हुई नजर आएगी। ट्रैफिक का मैंने जैसे कर दिया कि बाकायदा जिस वक्त स्कूल कॉलेज की छुट्टी होगी, एक मेल और एक फीमेल हमारी जो 2 अफसरान होंगे वो उस वक्त ड्यूटी करेंगे। आटे की जो शिकायत थी कि आटे के रश होता है वो भी मैंने आपके सामने कर दिया। अपना पर्सनल नंबर शेयर करने का मकसद ये है कि कोई इशू आप महसूस करते हैं तो मुझे फौरी तौर पे बताएं, फ़ोन करें, टेक्स्ट करें, ताकि उसका अजाला हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। आप मुआशरे की आंख और कान हैं। आपकी वजह से चीज़ें सामने आती हैं तो उसको ठीक करने का मौका मिलता है। आपकी बहुत मेहरबानी। और बड़ा सर, शोरकोट में सोलत बंद का सेंटर बना दिया गया, जिसमें बहुत अच्छी एक पुलिस की काबिश हमारे जो बंदोबस्त है उनकी भी अच्छी काबिश। यहाँ पे सर जो लोगों की सिविल के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जिनके लाइसेंस बनने होते हैं, तो वो टेस्ट के लिए जम जाना पड़ता है सर। वो आगे मैं बताता हूँ सर। इसके ऊपर 1 हफ्ता पहले हमारी बात हुई। हम ना सिर्फ इसको यहाँ बनाने लगे बल्कि इसको 24 घंटे करने लगे। थैंक यू सर। राउंड दी क्लॉक आपका टेस्टिंग हो। क्यों? ये एडिशनल आई साहब हैं जो ट्रैफिक के हैं, उनका ये इनिशिएटिव है। फरहान बेग साहब उनका नाम है। उन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले पूरे पंजाब के तमाम DPOs को साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओपन किया। DSP ट्रैफिक को हमने कहा कि आप अहमदपुर सियाल फासला ज्यादा है और शोरकोट में तादाद ज्यादा है। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी जो लोग लेना चाहते हैं वो ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला विदिन अ वीक ये आपका यहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाएगा। सर, सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए खवातीन बच्चों के, और एक जो कॉलेज स्कूल है वो एक ही साइड पे है, उस शहर का मरकज बनता है। और अक्सर जब छुट्टी होती है कि हमारे हर दफा हर मीटिंग में हर DPO साहब हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जब ऑफिसर चेंज होते हैं हफ्ते में 3 दफा, तो फिर वो चीजें खराब हो जाती है। तो सर वहाँ पे जो मॉर्निंग टाइम है और जो छुट्टी का टाइम है, वहाँ पे लोग मोटरसाइकिल पर व्हीलिंग करते हैं, वो वॉच करके वहाँ पे लोग रहते हैं, जो स्पेशली बच्चियों के लिए बहुत बड़ा मेजर मसला बनता है। गाड़ी की ना पक्की ड्यूटी लगा दें उधर बाइक वाले को जाएंगे सर इलेक्ट्रिक जैकेट के साथ। सर ये आपने मुझे बताना ना आई सर, मैं अभी बोलने लगा। अब मैं देखिए, मैं अहमदपुर सियाल में क्या हमारे आपने नंबर किया, मुझे ठक मैसेज आया कि ट्रैफिक वाला बैठा है, ड्यूटी नहीं कर रहे। सर जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बता रहे सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत औकाफ अफसरान का इजलास। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफना, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ डॉक्टर आमिर अली चिश्ती, डायरेक्टर एस्टेट औकाफ वसीम अब्बास, डायरेक्टर फाइनेंस औकाफ खालिद मसूद, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ रफीक नूर भट्टू समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अफसरान से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना था कि जश्न बहारा में महाफिल समा का खुसूसी एहतमाम रूहानी और सकाफती इक़दार के फ़रोग़ का जरिया बनेगा। पुरअमन बकाए बाहमी और मुआशरती अमन व अमान को मजबूत बनाने के लिए सूफिया का तर्ज ज़िंदगी मशअल राह है। जश्न बहारा के साथ मेला चरागा को मुत्तसिल करके खित्ते में अमन, मोहब्बत और आसूदगी को फ़रोग़ किया जाएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम ऐवान इकबाल में 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप हाइब्रिड वारफेयर चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड इख्तिताम पसीर हो गई। वर्कशॉप में मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के 40 से ज़ायद सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि गैर एलानिया हाइब्रिड जंग तकरीबन तमाम कौमें लड़ रही हैं। हमारा मुआशरा अपने जज्बाती वबस्तगियों की वजह से बार बार मुत्तहदिक हो रहा है। मुकर्ररीन का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में।
دو روزہ تربیتی ورکشاپ ہائیبریڈ وارفیئر چیلنجز اینڈ وے فارورڈ ایوان اقبال میں اختتام پذیر ہو گئی، جس میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علم اور تحقیق کے ذریعے استعداد کار بڑھانے کا پیغام دیا گیا۔ ورکشاپ کا اہتمام پریس انفارمیشن سینٹر PIC نے کیا تھا، جبکہ وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ یونٹ پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات کے بانی ڈائریکٹر حسین ندیم، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی زسان غزیغم، سینئر صحافیوں منصور علی خان، دلاور چودھری، سلمان غنی، ارشاد عارف اور سجاد میر نے تقریب سے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ ہائیبریڈ جنگ تقریباً تمام قومیں لڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اپنے جذباتی وابستگیوں کی وجہ سے بار بار متحرک ہو رہا ہے اور لوگ آنکھیں بند کر کے غیر تصدیق شدہ پوسٹیں، جعلی خبروں اور رجحانات پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائیبریڈ جنگ، جسے کچھ لوگوں نے 5ویں نسل کی جنگ کا نام بھی دیا ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے جو جنگ اور امن کے درمیان خطوط کے دھندلا پن سے پیدا ہوا ہے، جس میں جدید ترین معلومات اور مواصلاتی آلات اور تکنیک کا غلبہ ہے۔ مقررین نے کہا کہ ہائیبریڈ منظر ناموں میں اب جنگ کا اعلان نہیں کیا جاتا، اس کی بجائے یہ ایک بظاہر دائمی اور ابھرتا ہوا عمل ہے جس میں معاشی ہیرا پھیری، سفارتی دباؤ، میڈیا پروپیگنڈا، پراکسی اور شورش، سائبر حملے اور ہر قسم کے میڈیا کے ذریعے ملک کی شہری آبادی کا انتظام شامل ہو سکتا ہے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ہائیبریڈ وارفیئر کی اصطلاح 21ویں صدی میں جنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے متعارف کرائی گئی ہے۔ اس نظریے میں لڑائی کے غیر روایتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے پروپیگنڈا، فریب، تخریب کاری اور دیگر غیر فوجی طریقے ہیں۔ ورکشاپ کے دوران شرکا کو ہائیبریڈ جنگ کی تاریخ پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ماہرین نے وضاحت کی کہ یہ اقوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں، لوگوں کی ذہنیت کو پکڑنے اور سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے ایک مضبوط بیانیہ بنانے کے ذریعے بہت سی قوموں پر غلبہ حاصل کیا گیا تھا۔ ہر فرد جس کے پاس موبائل فون ہے ایک براڈ کاسٹر ہے جو بغیر تصدیق کیے پوسٹوں کو شیئر اور فالو کر رہا ہے، جس سے معاشرے کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ دشمن لوگوں کو متحرک کرنے اور اپنے مذموم عزائم کے لیے مواد کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ دلکش الفاظ اور پوسٹیں پھینکتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے لوگ آنکھیں بند کر کے نقل کرتے ہیں اور ٹرنڈ بناتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ ماضی میں بھارتی ہیکرز نے پاکستان میں انارکی اور اشتعال پھیلانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن قومی اداروں نے جوابی حملوں کے ذریعے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ لہٰذا عوام کو ان ہائیبریڈ وارفیئر کے عناصر سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لاہور کے ڈائریکٹر جنرل شفقت عباس نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تربیتی ورکشاپ کا مقصد ہائیبریڈ وارفیئر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں میں اضافہ اور میڈیا والوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ دشمن ہم میں اشتعال انگیزی اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر قوم کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم امید نہیں ہاریں گے، جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے، پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ ورکشاپ کے دوران سوال جواب کا سیشن بھی ہوا، جبکہ مختلف میڈیا گروپس کے 40 سے زائد صحافیوں نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ آخر میں DG نے شرکا میں اسناد تقسیم کی۔ تقریب میں ڈائریکٹر PID بشرا بشیر، ڈپٹی ڈائریکٹر عظما سلیم، انفارمیشن آفیسر ارسلان طاہر، انچارج جوائن پیشہ عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ DIG انویسٹیگیشن سہیل اختر کے حکم پر CIA سول لائن کے DSP راشد امین بٹ متحرک، جبکہ CIA سول لائن نے کارروائی کے دوران ڈکیتی راہزنی میں ملوث ریکارڈ یافتہ 7 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں اکبر، شبیر افضل، اشتیاق، اقبال، اکرم اور طفیل شامل۔ ملزمان سے 22 لاکھ نقدی، سولر پلیٹس، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ، دوران تفتیش ڈکیتی، راہزنی سمیت متعدد وارداتوں کا اعتراف۔ آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ DIG انویسٹیگیشن سہیل اختر کے حکم پر CIA سول لائن کے DSP راشد امین بٹ متحرک ہو گئے۔ CIA سول لائن نے کارروائی کے دوران ڈکیتی راہزنی میں ملوث ریکارڈ یافتہ 7 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں اکرم، شبیر افضل، اشتیاق، اقبال، جبکہ اکبر اور طفیل شامل ہیں۔ ملزمان سے 22 لاکھ نقدی، سولر پلیٹس، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ، دوران تفتیش ڈکیتی، راہزنی سمیت متعدد وارداتوں کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ DIG انویسٹیگیشن سہیل اختر کے حکم پر CIA سول لائنز کے DSP راشد امین بٹ متحرک، جبکہ CIA سول لائن نے کارروائی کے دوران ڈکیتی راہزنی میں ملوث ریکارڈ یافتہ 7 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ وسیم صابر، بتائیے گا، نقدی، مال، موبائل، موٹر سائیکل کا تو سنا تھا، یہ سولر پلیٹس کا پہلی بار سنا ہے، بتائیے گا ان ملزمان نے اور کیا انکشافات کیے ہیں؟
دیکھیں گے ایس ایس پی سی آئی اے نے جو ہے وہ راشد امین بٹ ڈی ایس پی سی آئی اے سول لائن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ لاہور شہر میں 7 ایسے ملزمان ہیں جو کہ ڈکیتی کی واردات کر رہے ہیں. نہ صرف یہ ڈکیتی کی واردات کرتے تھے بلکہ شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتے تھے. خاص کر اگر ذکر کیا جائے 7 ملزمان کا تو یہ ایک پورا گینگ تھا جو کہ کینٹ کے ڈویژن کے علاقے میں بھی یہ واردات کرتا تھا. اس کے علاوہ سولر پلیٹ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے دیگر جو ہے وہ گھروں کے باہر بھی پلیٹس لگی ہوتی ہے چھتوں کے اوپر, یہ لوگ جو ہے وہ نقب زنی کی واردات بھی کرتے تھے اور لاکھوں روپے مالیت کی ان کی پلیٹس بھی اتار کر لے گئے تھے. اس کے علاوہ جدید اسلحہ بھی تھا, اس کے علاوہ نقدی بھی تھی, موبائل فون بھی تھے. تقریباً جو ہے وہ 20 لاکھ سے زائد کا مال مسروقہ جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. سی آئی اے سول لائن کے ڈی ایس پی جو ہے وہ راشد امین بٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ ریڈ کیا ہے اور 7 ملزمان کو گرفتار کیا. یہ لاہور کی سڑکوں پر ڈکیتی کی واردات کرتے تھے. ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا گینگ تھا جو کہ خاص کر جو ہے وہ شادی ہال کے باہر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کھڑا ہوتا تھا گاڑی لے کر. کوئی بھی خاتون اگر زیور پہن کے جاتی تھی تو کسی نہ کسی سپیڈ بریکر کے پاس بریک لگا کر اس کو گن پوائنٹ پر لوٹ لیتے. اسی طرح سے ایس پی سی آئی اے کی جانب سے ان کی گرفتاری کا ٹاسک راشد امین بٹ کو دیا گیا. ملک لیاقت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خاصے پریشان تھے اس گینگ کے حوالے سے اور راشد امین بٹ کو اس کا ٹاسک دیا گیا تھا. باقاعدہ طور پر ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور 7 ملزمان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے ان کو جوڈیشل حوالات بھجوایا گیا. جی وسیم, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. نارک منڈی میں عقیدہ توحید کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے قمر گولاٹی کی رپورٹ میں. نارک منڈی کی مرکز جامع مسجد اہل حدیث ریل بازار میں ممتاز اہل حدیث رہنما حافظ رانا عمر باری کی زیر نگرانی فقید المصاب جلسہ کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان تحریک دعوت توحید کے مرکزی کنوینر میاں محمد جمیل نے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی. مزید جانتے ہیں میاں محمد جمیل کی زبانی. جی ہم دوسروں کو توحید سمجھاتے حقیقی توحید جو ہے جس توحید سے انسان بدلتا ہے اس میں ہمارا زور نہیں رہا, اس میں ہمارا زور نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ جو اہل توحید ہیں ان کا اور دوسروں کو کوئی خاص فرق نہیں. منڈیاں دیکھ لو, برادریوں میں معاملات کے دیکھ لو, وہ خاص تبدیلی. صحابہ کرام نے یہ توحید سمجھی جس وجہ سے صحابہ کے دشمن اس وقت بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں. مگر کوئی غصہ کے صحابہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں صحابی کلمہ پڑھنے سے پہلے چور تھا, پھر ایسے واقعہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ چوری کرتا رہا. یہ میں اپنوں کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہوں ان سے پوچھ لو. کوئی واقعہ بتاؤ, کوئی واقعہ بتاؤ کہ فلاں صحابی کلمہ پڑھنے سے پہلے اگر وہ بدکاری کرتا تھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس نے سلسلہ جاری رکھا. دنیا کا کوئی صحابہ کا دشمن کسی ایک صحابی کا نام بھی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ. اسی لیے وہ واقعہ پڑھتے ہو نا, سنتے ہو کہ رات کی تاریکی میں ایک صحابی مکے میں پھر رہا, سخت اندھیرا, اسے ایک آواز سنائی دی جس آواز سے وہ واقف تھا. سمجھ گیا اگلی بات؟ اسے ایک مانوس آواز سنائی دی, وہ ایک قدم رک جاتا ہے, پھر آواز آئی کہ رکتے تو یہاں تو کوئی نہیں. اس نے کیا کہا؟ خبریں اور بھی ہیں, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली नवीद ने लाहौर एक्साइज दफातर के मुख्तलिफ ब्रांचेस में अचानक दौरे किए। स्टाफ की हाजिरी और गैर हाजिर के खिलाफ सो कॉज नोटिस देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स मजीद रिकवरी करने की हिदायत की और दफ्तर की सफाई सुथराई मजीद बेहतर करने को कहा गया और मोटर ब्रांच एहलकारों को गाड़ियों के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कार्ड शहरियों तक सहूलियात बेहतर करने की तलकीन करते हुए सिविलियन जो खुश इखलाक पेश आने को कहा गया। दौरे के दौरान किसी को शो कॉज नोटिस और एहलकारों सरजनिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ जाली जराए से फेक न्यूज चलाने वाले भारतीय मीडिया का मकरू किरदार फिर बेनकाब हो गया। यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे AU डिसइंफो लैब की नई रिपोर्ट, जिसे बैड सोर्स का नाम दिया गया है, के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल पाकिस्तान के हवाले से अपनी खबरों में मुसलसल इन सहाफियों, तंजीमों और ब्लॉगर्स का हवाला देती है जो वजूद ही नहीं रखते। तमाम जाली नेटवर्क्स को ANI दिल्ली के सरयू अस्ता ग्रुप के जरिए से चलाता है। ये ग्रुप गुज़िश्ता 15 वर्षों से जाली NGOs, थिंक टैंक्स और जाली मीडिया हाउसेस के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा और UNHCR में पाकिस्तान के खिलाफ जाली तकरीबात और मुजाहरे करवाए जाते हैं। इन सब कार्रवाइयों का मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मुतासिर करना है। पाकिस्तान मुखालिफ बयाने को क्रॉनिकल समेत दीगर जाली मीडिया के जरिए फैलाया जाता है और जाली मीडिया पर सच्ची कहानी के तौर पर वायरल किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ANI इनफर्द कॉन्फ्रेंसेस, तज्जियों और मज़ामीन के हवाले देते हैं जिनका हकीकत में वजूद ही नहीं। इन नामालूम मुसन्निफिन को 19 जाली कॉन्फ्रेंसेस, 200 से ज्यादा तज्जियों और 500 से ज्यादा आर्टिकल्स में हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ANI की 2016 से लेकर 2023 तक 300 से ज्यादा कहानियों, ब्लॉगर्स और जियोपॉलिटिकल माहिरीन की रिपोर्ट्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पेंटागन की जानिब से यूक्रेन के लिए तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी इमदाद के $2 अरब के पैकेज का ऐलान किया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात के बाद किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी इमदाद में जदीद तरीन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात का पता लगाने के आलात शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए रूस के हमले के बाद से अब तक $32 अरब इमदाद के ऐलानात किए हैं। और तुर्किया और शाम में आने वाले होलनाक ज़लज़ले के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क हुकाम ने तबाह कुन ज़लज़ले से तुर्किया में अब तक 44,000 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। शाम में अमवात की तादाद 6,000 से ज़ायद हो गई। तुर्किया और शाम में 6 फरवरी को आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद तकरीबन 9,000 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। हुकाम का कहना है कि ज़लज़ले के नतीजे में मजमूई तौर पर 19 लाख अफराद मुहाजिरीन के तौर पर कैंप्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। पंजाब के निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग 8 के मैचेस के लिए PCB को 25 करोड़ रुपए देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL के लिए मांगे जाने वाले फंड्स पर बात की गई। पंजाब काबीना ने PSL के लिए 25 करोड़ रुपए देने से माजरत कर ली और फंड जारी न करने का फैसला करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत PSL मैचेस के इंतजामात पर अब तक 45 करोड़ रुपए के अखराजात कर चुकी है। 25 करोड़ की रकम PCB खुद अदा करेगा। पंजाब की काबीना के इजलास में होने वाले हतमी फैसले से PCB को आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद लाहौर और पिंडी में PSL के मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मैं कभी फॉर्म पर यकीन नहीं रखता, मुझे नहीं मालूम कि फॉर्म क्या है, ना जानना चाहता हूं। कराची में निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मेरा यकीन सिर्फ मेहनत पर है, मैं वही करता हूं, मेहनत करते हैं तो अल्लाह का इस चीज का सिला भी देता है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी से बेहतर करना है तो इससे ज्यादा मेहनत करना होगी, अगर टॉप प्लेयर बनना है तो सबसे ज्यादा मेहनत करना होती है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ने मजीद कहा कि फील्ड की मेहनत के साथ फील्ड के बाहर की मेहनत भी अहम होती है। यूनुस और मिसबाहुल हक को देखकर बहुत कुछ समझा। उनका कहना था कि मेरा बैटिंग ऑर्डर तब्दील होने के बाद मेरी बैटिंग सबसे बेहतर है और सबके सामने है। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।